अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर शो। आप देख रहे हैं यू आस्क्ड फॉर इट। हम आपकी खिदमत में रोज़ाना हाज़िर होते हैं ऑन अ डेली बेसिस फ्रॉम 7 PM टू 8 PM। इसी तरह आज भी हम हाज़िर हैं। आज का दिन संडे संडे स्पेशल लाइव फ्रॉम विलिंग वे स्टूडियोज़ लाहौर के स्टूडियो से। हमारा जो है संडे स्पेशल डॉक्टर्स एनक्लेव से ब्रॉडकास्ट किया जाता है और एवरी संडे हम जो लास्ट वीक में इम्पोर्टेंट इश्यूज डिस्कस हुए होते हैं थ्रू आउट द वीक, कुछ क्वेरीज आपकी रह गई होती हैं, कुछ क्वेश्चंस आपने किए होते हैं थ्रू आउट द वीक। हमारे फेसबुक के चैनल पे, हमारे यूट्यूब के चैनल पे कमेंट सेक्शन में आपने मैसेजेस भेजे होते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आपने मैसेजेस भेजे होते हैं, वीडियो मैसेजेस भेजे होते हैं, वॉइस कॉल्स, वॉइस मैसेजेस, वॉइस नोट्स भेजे होते हैं। तो उनको हम देखते हैं और आपकी खिदमत में उनका जो है जवाब वो लेके आते हैं। तो इसी तरह हम आज के शो का आगाज़ करते हैं। मैं इंट्रोडक्शन करवाता जाऊँ। मेरा नाम डॉक्टर अहमद कादरी है। मैं आपका होस्ट आज के लिए, और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाह सवार अली। वेलकम टू आवर शो डॉक्टर शाह सवार। थैंक यू। तो आज और लास्ट वीक में जो बातें डिस्कस हुई, जो मेजर इम्पोर्टेंट और आपकी क्वेरीज वाज रिगार्डिंग एंजाइटी। ये एंजाइटी का टॉपिक जो लास्ट वीक भी हमने डिस्कस किया, आज भी मेरा ख्याल है कि कुछ क्वेरीज रह गई हैं जिनको हमें डिस्कस करने की ज़रूरत है कि ये जनरलाइज एंजाइटी बनती कहाँ से है, डेवलप कहाँ से होती है, जेनेटिक बेसिस है क्या, कहाँ से ये ट्रैवल डाउन करती है थ्रू आउट द फैमिली स्ट्रक्चर्स, और इसको हमने सॉल्व कैसे करना है। इसके लिए क्या मेडिकल इंटरवेंशंस मौजूद हैं, क्या साइकोलॉजिकल इंटरवेंशंस मौजूद हैं, कब मेडिकेशन की ज़रूरत पड़ती है, कब सिर्फ काउंसलिंग से ही हल निकल सकता है। तो इसी के मुतल्लिक एक छोटा सा क्लिप है डॉक्टर सदाकत अली का विद मिस शुमाइला, जो डिस्कस कर रहे हैं रिगार्डिंग एंजाइटी कि किस तरह जनरलाइज एंजाइटी डेवलप होती है और हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट किस्म के असरात लेके आती है। जी। ये आपने एक कितना अहम नुक्ता शुरू में ही उठा दिया कि अगर आप एंजाइटी को देखें जी। तो अगर आप देहातों में देखें जहाँ कोई ज़िंदगी आसान नहीं है, सहूलतें नहीं है, ज़िंदगी जीना बड़ा मुश्किल है, जी। मशक्क़त करनी पड़ती है, तो वहाँ एंजाइटी का जो लेवल है वो शहरों से काफ़ी कम है। कम है। शहरों में देखें तो जूं आप बड़े शहरों की तरफ चलते हैं, जैसे लाहौर, फिर कराची, कराची में एंजाइटी लेवल लाहौर और से ज़्यादा। ज़्यादा है। फिर अगर आप लंदन, न्यूयॉर्क चले जाएं तो फिर ये सिलसिला बिल्कुल बेकाबू होता हुआ नज़र आता है। दूसरी तरफ अगर आप 100 साल पहले को देखें जी। तो एंजाइटी लेवल्स बड़े कम थे। जी। जाहिर बात है जो आप पीछे चलते जाएं तो एंजाइटी लेवल कम से कम नज़र आएंगे, हालांकि सहूलतें नहीं थी। यानी आज से 100 साल पहले या 500 साल पहले जी। सहूलतें क्या थी? कुछ भी नहीं, ज़िंदगी गुजारने का तरीका कोई ढंग का नहीं था। लेकिन देखते ही देखते पिछले 50 साल में ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए बेशुमार सहूलतें मैसर आ गईं, लेकिन एंजाइटी भी उसी लिहाज से बढ़ गई। जी। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई गलती ज़रूर कर रहा है इंसान, कि जूं जूं उसके हालात बेहतर होते जा रहे हैं तो उसकी जो बेचैनी है वो बढ़ती बढ़ती जा चली रही जा है, रही है। बिल्कुल। और एंजाइटी डिसऑर्डर्स की कई शक्लें हैं जी। जो कि हमें देखने को मिलती हैं, जिसमें से आजकल जो सबसे कॉमन चीज़ है वो पैनिक अटैक्स, जी। जी। जो कि अचानक रात सोते में किसी की नींद खुल जाती है और दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा है। और जब पहली दफ़ा ऐसा होता है तो लगता है जैसे दिल का दौरा पड़ गया है। और रात को पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में कितने ही मरीज़ आते हैं जिनको असल में पैनिक अटैक होते हैं, लेकिन वो दिल का दौरा समझ के आते हैं और डॉक्टर चेकअप करके बता देते हैं कि आपको दिल का दौरा नहीं है। नहीं है। जी। ये एंजाइटी अटैक है, पैनिक अटैक है। अच्छा, इसकी एक दूसरी शक्ल भी है जो बहुत ज़्यादा देखने में आ रही है, जो बहुत
अज़ियतनाक है, उसे हम ओसीडी कहते जी। हैं। जिसे पहले कभी हम सोचते थे कि ओसीडी की एक ही किस्म ज़्यादा देखने में आती थी और वो सफाई का जुनून करके जी। सामने आती थी। लेकिन अब ओसीडी की कई शक्लें हैं। चेकिंग करना, देशा है दूर दराज में मुब्तला होना, जहन से ऐसी ख्याल का उभरना जो आप पसंद नहीं करते, और एंग्जाइटी का उससे बेपनाह बढ़ना। अगर उस ख्याल पे अमल ना करें तो तो एंग्जाइटी, अमल बेचैनी करें बढ़ती। तो एंग्जाइटी। तो इस तरह ये एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स में ओसीडी आ गई। फिर कई दफ़ा ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे एंग्जाइटी होती है, जैसे परफेक्शनिज्म। जी। जैसे सीईओज़ को ये बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा होता है कि वो मुतमईन ही होकर नहीं देते। तो जितने लोग भी ऑथर्स होते हैं या डायरेक्टर्स होते हैं या कोई फ़नून लतीफ़ा से ताल्लुक़ रखते हैं जिसमें थोड़ा बहुत बेहतरी की गुंजाइश तो रहती ही है, जी। तो लोग मुतमिन नहीं होते अपने ही किए से। और उसकी वजह आमतौर पर होती है कि वालिदैन बचपन से ही उन्हें बता रहे होते हैं कि अगर तुमने कोई काम परफेक्ट तरीके से नहीं किया तो फिर तुम अच्छे नहीं हो, तुम्हें अव्वल आना है, तुम्हें सबको पीछे पछाड़ना है। ये एक डिसऑर्डर है जो जिसे हम सिविलाइजेशन का डिसऑर्डर कहते हैं। जैसे कुर्सी और मेज़ पे बैठ के काम करना शुरू किया इंसान ने तो इससे कुछ कबाख्तें जन्म ली। हत्ता कि इंसान ने चप्पल पहननी शुरू की, जूते पहनने शुरू किए, तो उससे भी बहुत सारी कबाख्तें सामने आई। तो सिविलाइजेशन जो होती है, जो हम अपने ज़ौक़ लतीफ़ के लिए चीज़ें दुनिया में हम करते हैं, उससे भी बाज़ औक़ात बड़ी कबाख्तें सामने आती हैं। इनको हम तहज़ीब के मसाइल कहते हैं। ठीक। जैसे तकल्लुफ़ के मसाइल। अब अगर देखिए तो दुनिया में लोगों का तोहफ़े लेना देना जी। एक अच्छी नीयत से इस चीज़ का आगाज़ होता है, और फिर इसमें इंसान इस दौड़ में इतना पड़ जाता है कि वो तोहफ़े देने लेने के लिए उसे बहुत आपे से बाहर होना पड़ता है, जिससे कि बहुत ही बुरे नताइज निकलते हैं। मैंने तो गली मोहल्लों में ये देखा कि कोई साथ के घर से कोई चीज़ आए खाने की और घर में कुछ अच्छा ना बनाओ तो फिर स्पेशली कुछ बनाया जाता है कि या वो फिर बाज़ार उनके से मंगवा के हाँ भिजवा या दिया जाता बाज़ार है। से मंगवा के। तो ये जैसे दूसरों की मदद करना एक अच्छी चीज़ है, लेकिन इसमें जब शौक़ बढ़ जाता है, जुनून बढ़ जाता है, तो फिर आप बेग बोरो और स्टील करके लोगों की मदद करना जी। चाहते हैं। मदद करने का ख़्याल इस कदर ज़ोर से आता है कि अगर आप किसी वक्त किसी दिन किसी की मदद नहीं करते तो आपको बहुत बेचैनी होती है। और ये मांग के, भीख मांग के किसी की मदद करना, इसे बहुत तमगा इम्तियाज़ समझा जाता है। तो ये तहज़ीब के जो मसाइल हैं, यानी जो जो इंसान महज़्ज़ब हो रहा है वो पेचीदा हो रहा है, और जितना ज़िंदगी रहने के काबिल बन रही है, मौसम पे कंट्रोल हो जी। गया, ट्रैवल पे, दूर से एक दूसरे के साथ रब्ता करना तस्वीर के ज़रिए या आवाज़ के ज़रिए, ये बहुत आसान हो गया। तो इसके कुछ बेनिफिट्स इंसान को होने चाहिए थे ना, लेकिन वो दिल है कि वो मानता ही नहीं, सर कभी उसकी कनात ही नहीं करता इस चीज़ पे। लोग अपने आप से बेइंतहा गैर मुतमईन जब रहते हैं और मुस्तकबिल के बारे में उनको बहुत अंदेशे होते हैं, तो इससे एंग्जाइटी भी जन्म लेती है। सर मैं ये कह रही थी कि जैसे बाकी चीज़ों की तरफ, जैसे तरक्की की तरफ रुझान है लोगों का, जैसे ट्रैवलिंग की बात आपने की, मौसम की बात की, लेकिन मेंटल हेल्थ की तरफ तो लोगों का रुझान इतना नहीं है। दे डोंट वांट कि उनके पुराने नज़रिया, अभी आपने एक बात की कि मदद करने की एक इतनी शिद्दत से ज़रूरत महसूस होती है कि आप बैग बोरो और स्टील तक जाते हैं। इस नज़रिए को तो कभी भी नहीं देखा गया, या किसी और नज़रिए को जो तकलीफ़ आपको दे रहा है, आप उसको चेंज करने की तरफ तो नहीं जाते। लोगों के पास बहुत आसान हल इसका ये है कि हम अपने आबाओ अजदाद के किए हुए जो चीज़ें हैं उनको हम नहीं छोड़ सकते। देखिए, एक तो हिस्ट्री में एम्बेडेड है बहुत सारी जी। चीज़ें जिन्हें हम मिथ्स कहते हैं जी। या मिथोलॉजीज़ कहते हैं, और वो चीज़ें हमें बहुत छोटी उम्र में सिखा दी सिखा जाती दी। हैं। और जो चीज़ें 4 साल से छोटी उम्र में हम सीख लेते हैं, वो पत्थर पे लकीर होती हैं, उनको बदलना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। जी। और अगर बदलने की कोशिश करें तो बहुत बेचैनी होती है। तो इसमें ये जो महज़्ज़ब होने के मसाइल हैं दुनिया में,
जैसे कि लोग बहुत ज़्यादा बाज़ औक़ात एंटीसेप्टिक्स इस्तेमाल करते हैं, जिस्म के ऊपर ऐसे लोशंस लगाते हैं जिससे कि जिस्म जरासीमों से पाक हो जाए, या कुछ ना कुछ कॉस्मेटिक्स जिनको हम कहते हैं। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो कॉस्मेटिक्स इस्तेमाल कर कर के फावे हो जाते हैं और उनको स्किन की बीमारियां ज़्यादा से ज़्यादा होनी शुरू हो जाती हैं, जी। क्योंकि वो नॉर्मल बैक्टीरियल फ्लोरा है जो हमारे स्किन को हेल्दी रखने के लिए भी जरासीम होते हैं, जैसे जी। हमारी आंतों को हेल्दी रखने जी के लिए, अंदर के निज़ाम को हेल्दी रखने के लिए कुदरत ने करोड़ों अरबों की तादाद में खादिम रखे हुए हैं हमारे लिए, हुँ, जिन्हें हम बैक्टीरिया कहते हैं। तो जब हम एंटीबायोटिक्स का बेहद इस्तेमाल करते हैं तो वो बैक्टीरियल फ्लोरा अंदर का डिस्टर्ब होता है। हुँ, जब हम अपनी स्किन पे कभी लिस्ट्रीन, कभी कोई और एंटीसेप्टिक या इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, या साबुन से रगड़ रगड़ के जब हम जिस्म साफ़ करते हैं, अगर कोई बंदा रोज़ नहाता है, जैसे कि पाकिस्तान में सभी लोग रोज़ नहाना पसंद करते हैं, तो उसको कोई बहुत ज़्यादा साबुन इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं होती, वह हल्का फुल्का सा। डिपेंड करता है कि अगर आप साबुन से हाथ भी धो रहे हैं तो किस मौके पे आप हाथ धो रहे हैं, उसके मुताबिक आप हाथ धोएंगे। अगर तो आपने जाके कोई सर्जिकल ऑपरेशन करना है तो फिर फिर तो आपके आपको हाथ साफ। 5 मिनट तक रगड़ रगड़ के हाथ धोने पड़ेंगे, लेकिन अगर आपने खाना खाना है तो फिर कुछ अच्छे तरीके से हाथ धोने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप वैसे ही हाथ धो रहे हैं तो सादा पानी से भी अगर हाथ धो के आप उन्हें खुश्क कर लेते हैं तो ठीक है। लेकिन चूँकि आजकल ये भी देखा गया है कि हाथ मिलाने से बहुत सारी बीमारियां फैलती जी, हैं, तो दुनिया में अब तजवीज़ किया जाता है, ख़ास तौर पर कोविड के बाद, कि हाथ मिलाने से परहेज़ करें। हुँ, आप एक दूसरे को फेशियल एक्सप्रेशन से, बॉडी लैंग्वेज से, किसी न किसी तरीके से किसी की इज़्ज़त अफजाई करके, अपनायत का इज़हार करके गुजारा कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां हैं जी, जो कि हाथ मिलाने से भी पैदा होती हैं। हुँ, तो तहज़ीब के अपने बड़े मसाइल हैं, यानी महज़ब होने की अपनी बेपनाह कॉस्ट है हुँ, जो कि अदा करनी पड़ती है। और हमें ज़िंदगी को जीने के लिए कुछ ना कुछ ऐसे टिप्स चाहिए जिससे कि ये एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स कम हों और इंसान पुरसुकून रह सके। जैसे जी, कि अगर आप कोई जी ऐसे 2 घंटे जी, अपनी ज़िंदगी में वक्फ कर देते हैं हर रोज़, कि जब आपने हत्तुल इम्कान कोशिश करनी है कि आप कुछ ना करें, जी, अगरचे फिर भी कोई ना कोई कीड़ा मजबूर करता रहता है कि कुछ करें, टीवी लेकिन लगा अगर लें या आप कुछ। डेजिग्नेटेड आवर्स रख लेते हैं कि इन 2 घंटों में आपने कुछ नहीं करना, जी, हत्ता कि आप बोर हो जाएं, हुँ, तो आपका जो ब्रेन है उसको इससे फ़ायदा पहुंचता है। नॉर्मली हमारा ब्रेन जो है जब कुछ नहीं भी कर रहा होता तो काफ़ी एक्टिव होता है, हुँ, यानी बज़ाहिर कोई बंदा कोई एक्टिवली काम करता हुआ, पेचीदा काम करता हुआ ना भी नज़र आए, जी, तो उसका जो ब्रेन है काफ़ी एक्टिव होता है। और इंसान के दिमाग की एक्टिविटी को अब ब्रेन स्कैन से स्टडी किया गया है, और ये जो ब्रेन स्कैन्स हैं ये दुनिया भर में एक इनकलाब ला रहे हैं, जिससे कि मेंटल हेल्थ जो है उसको बेहतर बनाने में पेशगी मदद मिल सकती है। असल बात है पेशगी यहाँ कीवर्ड है कि जिससे मदद मिल सकती है। हुँ, अ, अभी रिसेंटली जो यूनाइटेड नेशंस का अदारा है WHO, जी, उसने मेंटल हेल्थ के बारे में 2009 में गाइडलाइंस दी कि हमें अपनी मेंटल हेल्थ पे खसूसी तवज्जो देनी चाहिए। उससे पहले ये कभी ख्याल किसी भी जी, यूनिवर्सिटी की तरफ से पेश नहीं किया गया, या किसी मुआशरे में ये बात नहीं कही गई कि मेंटल हेल्थ पे तवज्जो देनी चाहिए। ये बड़ी कोई टैबू वाली सी टैबू बात है। वाली बात है। हुँ, आप किसी को कह सकते हैं कि आप दिल का ख्याल जी, रखिए, जी, दिल की बीमारियां, डायबिटीज़ का आप रखें, ज़रा मसल्स आप सिक्स पैक्स बना लें या कुछ ऐसा काम कर लें। इस पे कोई कबाहत नहीं है कि आप किसी को बोलते अच्छा चलें आप फेशियल करा लें, जी, जी, मतलब अच्छा चले दांतों का मुआयना करा लें, आँखों आप का मुआयना आँखों कर का मुआयना करा लें। लेकिन जो ही आप किसी को कहें कि ज़रा आप अपना दिमागी मुआयना करा लें तो आपकी लड़ाई हो वो सकती है। कहेंगे आप अपना दिमागी मुआयना कराएं, मुझे ना मैंने बताएं। जब सुना 2009 में तो मैंने इसको ख़ासा दिल पे लिया, और मैंने कहना शुरू कर दिया कि मैं अपनी दिमागी सेहत के लिए फ़िक्र व तरद्दुद करूँगा, हुँ, मैं इस पे गौर व फ़िक्र करूँगा। हो सकता है कि कोई ऐसी बात हो
जो मैं नज़रअंदाज कर रहा हूँ तो सामने आ जाए तो मैं उसको बेहतर कर सकूँ। जी। तो मैंने कोई 1-2 टीवी शोज़ में भी ये बात की, घर में भी बात की, तो सब मुझे पूछने लगे, खैर है मतलब है आप ये जो दिमागी सेहत के बारे में, मैंने कहा बज़ाहिर तो खैर ही लगती है, लेकिन ये WHO ने कहा है हुँ, कि अपनी दिमागी सेहत पर नज़र डालें, इसे गौर से देखें। उस वक़्त मुझे लगा कि चले करने में क्या हर्ज है, वैसे तो मैं ठीक-ठाक ही हूँ। लेकिन जब मैंने फिर जायज़ा लेना शुरू किया तो मुझे पता चला कि कुछ मसाइल थे जो पैदा हो रहे थे, जैसे ओवरथिंकिंग के मसाइल होना, वर्कोहलिज़्म एक पहलू था कि मुझे अगर ज़रा भी मैं कुछ देर काम नहीं करता था तो मैं बड़ा गिल्टी फ़ील करता था कि ये तो बड़ी बुरी बात है कि मैंने 10 मिनट काम नहीं किया, या छुट्टी करने का तो मेरे ज़हन में कोई तसव्वुर ही नहीं था हुँ, कि किसी दिन, चाहे इतवार हो चाहे पीर हो। तो ये सारी चीज़ें फिर 2009 के बाद मैंने गौर व फ़िक्र करना शुरू किया, तो काफ़ी चीज़ें सामने आई। कुछ ओसीडी मेरी चेकिंग के मामलात, या ज़हन में कोई अचानक बेतुकी सी बात का आना, एयरपोर्ट पे जाते हुए थोड़ी घबराहट होना, तो ऐसी चीज़ें मुझे वाज़ेह नज़र आने लगी जिन पे मैंने काम करना शुरू किया। यानी क्योंकि रेमेडीज़ बड़ी आसान है, दवाई के बगैर ही आप अपने लिम्बिक सिस्टम को या एनिमल ब्रेन को आप ट्रेन कर ट्रेन सकते कर हैं कि सकते वो आपको डिस्टर्ब ना करे, और आप किसी वहम वसवसे के बगैर ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें। एक मसला मेरा वो परफेक्शनिज़म का भी हुँ, यानी था बहुत ज़्यादा, कि मैं चूँकि लिखने लिखाने से बहुत ज़्यादा शगफ़ रखता हूँ, तो कोई भी किताब लिखते लिखते 80-90% काम करके तो फिर मैं कहता था नहीं बात नहीं बनी, तो वो फिर छोड़ देता था। फिर 2-4 साल बाद उसको पकड़ना, उतनी देर में कोई अपग्रेडेशन हो गई होती थी नॉलेज में, तो फिर उस पे कुछ काम करना, फिर छोड़ देना। हुँ, लेकिन फिर पिछले 5-6 साल में मैंने अपनी 30-35 साल से जो किताबें हुँ, अधूरी थीं उनको मुकम्मल किया और उनको प्रिंटिंग के हवाले किया, उनकी मार्केटिंग शुरू की, लोगों तक पहुंचनी शुरू हुई। और जी। अच्छा, तो अभी हमने देखा कि किस तरह डॉक्टर सदाकत और मिस्टर माइला डिस्कस कर रहे थे कि जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर्स डेवलप हो सकते हैं, और सबसे ज़रूरी जो बात कि हम इसको किस तरह डिफरेंशिएट कर सकते हैं फ्रॉम नॉर्मल स्ट्रेस, जो एंजाइटी डिसऑर्डर है, और वर्सेस नॉर्मल स्ट्रेस, इसको समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। आम जो बंदे होते हैं, हर कोई, एवरीवन गोज़ थ्रू इन देयर डेली लाइफ सम स्ट्रेस, कि कल एग्ज़ाम है मेरा, मुझे स्ट्रेस होगी, मेरा कोई इंटरव्यू आ रहा है, मुझे स्ट्रेस होगी। लेकिन उसमें और एंजाइटी डिसऑर्डर में क्या फ़र्क है, कि अगर मैं उस स्ट्रेस को यूज़ कर रहा हूँ, उसको कोप कर रहा हूँ बाय प्रिपेयरिंग फॉर माई एग्ज़ाम, प्रिपेयरिंग फॉर माई इंटरव्यू, और मुझे मोटिवेशन मिल रही है थोड़ी सी, तो ये नॉर्मल है। लेकिन अगर इसकी जो इंटेंसिटी है वो इतनी इंक्रीज़ हो जाए, स्ट्रेस की, एंजाइटी की जो इंटेंसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए, और मेरे से प्रिपरेशन भी ना हो सके, तो वो एक डिसऑर्डर बन जाता है। तो ये एक जनरल आइडिया है कि क्या नॉर्मल है और क्या डिसऑर्डर है। तो डॉक्टर शाह सवार से हम पूछते हैं कि क्या इसके पीछे कोई जेनेटिक रीज़न भी है, कि सिर्फ ये बायोलॉजिकल ही होती है, कोई पास्ट ट्रॉमा से, चाइल्डहुड ट्रॉमा से, कोई इंसिडेंट से डेवलप करती है, और इसकी इंसिडेंस कितनी है, मतलब कि कितना कॉमन है पाकिस्तान में, मेल्स में, फीमेल्स में, कि एंजाइटी डिसऑर्डर्स का होना। और आखिरी सवाल जो हमारा ऑडियंस का भी था, कि इसको फिर मैनेज किस तरह किया जाए, कब सिर्फ काउंसलिंग से ही फ़ायदा मिल सकता है और कब मेडिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। जी, थैंक यू डॉक्टर अहमद। एंग्ज़ायटी की जैसा कि आपने बताया है कि किस तरह होती है, ये बात इस पे हम करते हैं। इसकी हम्म, कहानी मैं नाज़रीन की आसानी के लिए, उनको समझाने के लिए हम्म, शुरू करता हूँ कि इसकी कहानी शुरू होती है बचपन से, जब एक बच्चा होता है और उसकी हम्म, अम्मी उसे कहती है कि उसने कोई खाना नहीं खाया फॉर हम्म, एग्ज़ाम्पल, या इस तरह कोई भी छोटा-मोटा काम कर दिया। कोई उसकी काम नहीं अम्मी उसे किया। कहती है कि अपने अब्बू को आ लेने दो, फिर मैं उन्हें बताती हूँ, वो तुम्हारा इलाज करते हैं। बिल्कुल, डराना। तो हाँ, बिल्कुल। तो बच्चे को उस वक़्त बेचैनी होती है, हम्म, मनफ़ी सोचें आती हैं, घबराहट होती है,
वो सोचता है पता नहीं अब क्या हो जाएगा, अब्बू आएगा तो शायद मुझे जान से ही मार देगा या क्या हो जाएगा, वो एक आर्जी सी कंडीशन आती है उसको। तो यस। ये बेसिकली उसकी एंग्जाइटी की अलामत है। लेकिन अब्बू आता है, वो बातचीत करता है या कुछ भी, हुँ, तो उसके बाद वो मसला हल हो जाता है, बच्चा ठीक हुँ, हो जाता है। उसके बाद बच्चा स्कूल में जाता है, वहाँ पे उसको एग्ज़ाम्स होते हैं, हुँ, टेस्ट होते हैं, कुछ कोई प्रेजेंटेशन देनी है या इस तरह की एक हुँ, सिचुएशन आती है, फिर उसको एंग्जाइटी की अलामत आती हैं, लेकिन वो सिचुएशन गुजरती है तो फिर ठीक हो जाता है वो। हुँ, इसी तरह वो फिर प्रैक्टिकल लाइफ में जाता है, प्रोफेशनल लाइफ में जाता हुँ, है, जॉब इंटरव्यूज़ के लिए जाता है, जॉब पे जाता है, बॉस बॉस से डांट खाता है। हुँ, तो ये सारी चीज़ें उसको एंग्जाइटी की अलामात उसके अंदर आती हैं और वो फिर ठीक हो जाती हैं। हुँ, तो ये शुरू हुई थी बचपन में, माँ हुँ, बाप के जो डराने से। हुँ, आज 1 जून है और पेरेंट्स का इंटरनेशनल डे भी है। बिल्कुल। तो उस पे मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि वो पेरेंट्स को चाहिए कि अगर माँ ने कुछ कहना है, हुँ, बच्चे ने कोई गलत हरकत की, तो वो खुद सीखें कि किस तरह मैनेज करना है, ना कि हुँ, उस बच्चे के अंदर आप एंग्जाइटी इंड्यूस करें, हुँ, चाइल्डहुड ट्रामा दें उसको या इस तरह की कोई उसके हुँ, लिए बाद में मसले हों, बिल्कुल। स्लो सेल्फ जो इस्टीम हो। फॉर्मेटिव ईयर्स का हुँ, ज़िक्र भी है कि जो फर्स्ट 6 ईयर्स हैं आपकी लाइफ के, एक बच्चे की लाइफ के, हुँ, दोज़ आर कंसिडर्ड द मोस्ट इम्पोर्टेंट ईयर्स इन फॉर्मेशन ऑफ हिज पर्सनैलिटी, कि जो नज़रियात वो उन सालों में वो सीख लेता है, तो दे स्टिक थ्रू आउट हिज लाइफ। बिल्कुल। तो हमने देखा कि जैसे हमने डिफरेंट सिनेरियोज़ का ज़िक्र किया, तो वो हुँ, जैसे-जैसे थोड़ी देर के लिए सिनेरियो था, 1 दिन के लिए, आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, तो वो हुँ, ठीक हो गया, उसके बाद उसकी सिम्पटम्स ठीक हो गई। लेकिन यही जब सिम्पटम्स बगैर रीज़न के और परसिस्ट करने लग जाएँ और ठीक ही ना हों, हुँ, तो फिर हम इसको एंग्जायटी डिसऑर्डर कहते हैं। तो इसके अंदर जो सिम्पटम्स आ सकते हैं, वो जैसा कि हमने पहले ज़िक्र किया है हुँ, कि दिल की धड़कन का तेज़ हो जाना, हुँ, साँस का फूलना, बेचैनी, हुँ, घबराहट, खौफ, मौत के ख़यालात, मनफ़ी ख़यालात, ये हुँ, सारी चीज़ें जो हैं, हाथों का काँपना, हुँ, पट्ठों में ट्रेमर्स हो खिंचाव, जाना। ये सारी सिम्पटम्स जो हैं, ये एंग्जायटी की अलामात हुँ। कहलाती हैं। अच्छा, वो एक सिम्पटम जो यूजुअली पेरेंट्स अपने बच्चों के बारे में लेके आते हैं कि दांत जकड़ लेता है, कि दांत पीसना शुरू कर देता है, ब्रुक्सिज्म जिसे कहते हैं, हुँ, ब्रुक्सिज्म मेडिकल टर्म में, कि जो क्लेंचिंग ऑफ टीथ हो जाना, ये भी एक एंजाइटी का ही सिम्पटम है। बिल्कुल, वो कोप करने की कोशिश कर रहा हम्म, होता है कि जो उसको स्ट्रेस हो रहा होता है उस हम्म, टाइम। तो जब ये सिम्पटम्स परसिस्ट करने लग जाएँ और जो मेडिकल साइंस कहती है, साइकियाट्री में जब हम डायग्नोस करते हैं, वो एंग्जायटी डिसऑर्डर को, जनरल एंग्जायटी डिसऑर्डर को, अगर 6 महीने तक ये सिम्पटम्स परसिस्ट करें हम्म। और ठीक ना हो, रिमिशन ना हो, तो फिर हम उसको जनरल एंग्जायटी डिसऑर्डर डायग्नोस करते हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ड्यूरिंग द 6 बिल्कुल, मंथ्स का जो पीरियड है। बिल्कुल जब परसिस्ट कर रहे हो हम्म, ज़्यादातर टाइम पे। और आपने फिर इसके काजेज़ की बात की, तो हम्म, काजेज़ के अंदर जो है वो जेनेटिक्स भी बिल्कुल है, हम्म, बायोलॉजिकल काजेज़ अगर हम देखें तो हमारे जीन्स के अंदर जो है ना वो एंग्जायटी के मतलब होती है, क्योंकि एक हम्म, कुदरती एक तरीका है स्ट्रेस से डील करने का। उसके जीन्स तो होंगे, लेकिन हम्म, उसके अंदर जब ख़राबी आ जाती है, स्ट्रेस को बर्दाश्त नहीं कर पाती हमारी हम्म, बॉडी, परसिस्ट करने लग जाती है, फिर वो डिसऑर्डर में बन जाती है। बिल्कुल। इसी तरह कुछ हार्मोनल तब्दीलियाँ होती हैं, हम्म, हार्मोन्स की ख़राबी होती है, उसकी वजह से एंग्जायटी हो सकती है किसी को। फॉर हम्म, एग्ज़ाम्पल थायराइड का किसी को मसला, थायराइड हम्म, ग्लैंड का कोई मसला बन गया, तो उसको एंग्जायटी हो के चांसेस ज़्यादा है। पर थायराइडिज़म के अंदर जैसा कि सारी वो जिस्मानी हम्म, अलामात एंग्जायटी वाली आ रही होती हैं। और कई लोग जो हैं फिर उसको अनडायग्नोज रहते हैं और हम्म, मसला बढ़ वैसे ही रहता है, कोई ठीक नहीं बिल्कुल। हो रहा होता, उनको पता नहीं चल रहा होता कि मसला किस वजह से है, जितना भी वो इलाज करवा लेते हैं। तो उसके टेस्ट करवाना उसके अंदर ज़रूरी होता है। इसी तरह कुछ साइकोलॉजिकल रीजंस होती हैं, कुछ लोगों का थिंकिंग पैटर्न ही जो है वो नेगेटिव होता है, उसके अंदर वो सोचते ही नेगेटिव, उनके सोचने का अंदाज़ वो हर चीज़ को नेगेटिवली ही लेके चलते हैं, तो उनके अंदर ज़्यादा चांसेस होते हैं कि एंग्जायटी हो जाएगी, डिप्रेशन हो जाएगा, इस तरह की चीज़ें, साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स आ जाएंगी। हम्म, इसी तरह कुछ इन्वायरमेंटल स्ट्रेसर्स हैं, अगर किसी को कंटिन्यूस इन्वायरमेंटल स्ट्रेसर्स के अंदर रहना पड़ रहा है, तो उसके भी चांसेस बढ़ जाते हैं कि उसको एंग्जायटी डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएगी। यस। अच्छा, इसमें एक जो थ्योरी भी है, एक न्यू रिसर्च है जो अब ज़्यादा जानी भी जाती है, कि एंजाइटी में और डिप्रेशन में और इस तरह के डिसऑर्डर्स के अंदर एच पी ए एक्सेस की ओवर एक्टिविटी होना शुरू हो जाती है। अब ये क्या है एच पी ए एक्सेस? एच पी एक्सेस है हमारा हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी एंड एड्रीनल एक्सेस। ये 3 ग्लैंड्स हैं जो बेसिकली कुछ हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, जो मैनेज कर रहे होते हैं लेवल्स को कॉर्टिसोल के। कॉर्टिसोल एक स्ट्रेस हार्मोन है। हम्म, बेसिकली उसकी अमाउंट डिसाइड करती है कि बॉडी के अंदर कितना स्ट्रेस होगा। अगर कॉर्टिसोल की अमाउंट एक्सेसिव है, नॉर्मल से ज़्यादा है,
तो जनरलाइज एंजाइटी की तरफ जाने के खदशात ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये तीनों जो ग्लैंड्स हैं इनकी हाइपर एक्टिविटी, ओवर एक्टिविटी की वजह से ये कोर्टिसोल का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है। तो एक रीज़न ये भी बताते हैं कि ये भी हो सकती है। बिल्कुल, ये बायोलॉजिकल रीज़न में आ जाएगी, हार्मोन्स की तब्दीली। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इनको हमें रूल आउट करना चाहिए जब किसी हुँ, पेशेंट के अंदर हम देखते हैं कि वो एंग्जाइटी है और वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा यस। थेरापी को, या हुँ, और हम इसको डायग्नोज कैसे करते हैं जनरल एंग्जाइटी डिसऑर्डर को। तो उसके लिए जिस तरह अगर किसी को बुखार हो रहा है, कोई इन्फेक्शन हो रही है, ब्लड टेस्ट होते हैं, इसी तरह इसके कोई साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं जो सबसे कॉमन हम यूज़ करते हैं एंग्जाइटी के लिए, वो GAD-7 है। GAD-7 जी, यस। जनरल एंग्जाइटी डिसऑर्डर का इसमें 7 पॉइंट्स होते हैं, उनको हम देखते हैं कितनी रेटिंग आ रही है। इसी तरह हैमिल्टन जो है ना एंग्जाइटी रेटिंग स्केल है, HAM-A, उसमें हमें पता चलता है कि माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है। जिस तरह अगर फॉर एग्जांपल हम किसी की सीबीसी करवा रहे हैं कि किसी के हुँ, प्लेटलेट्स कम हो गए हैं, हम रूटीनली उसकी सीबीसी करवा रहे हैं कि वो अब कितने बढ़ गए, अब कितने बढ़ गए, अब कितने बढ़ गए। इसी तरह हम इसमें देखते हैं कि अब जब पेशेंट आया हमारे पास उस वक्त उसको कितनी हुँ, एंग्जाइटी है, माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है। फिर जब हमने देखा कि हमने अब 2 हफ्ते बाद दोबारा टेस्ट हुँ, एडमिनिस्टर करना है उसको, दोबारा टेस्ट देखते हैं, हम देखते हैं कितनी बेहतरी आई है इसके अंदर। तो सही। ये कोई ऐसा नहीं है कि इसको हम माप नहीं सकते, मैयर नहीं कर हुँ, सकते, हम इसकी बिल्कुल मैयर कर सकते हैं और देखते रहते हैं कितनी इम्प्रूवमेंट आ रही है। बिल्कुल। वो पॉइंट्स की सूरत में, नंबर्स की सूरत में इसमें हमें पता चल रहा होता है कि कितनी बेहतरी आ गई है। सही। तो ये तो हो गया डायग्नोसिस उसका। अब उसकी मैनेजमेंट की अगर बात की जाए तो सबसे पहले जो एडवाइस किया जाता है वो लाइफस्टाइल मैनेजमेंट है। हुँ, जैसे कि अगर इसके अंदर तो वैसे तो नींद पहले ही ख़राब होती है, लेकिन हुँ, अगर बंदा कुछ चीज़ों के ऊपर फोकस करे, जैसे कि एक्सरसाइज है जो हुँ, कि बहुत ज़रूरी है, अपनी नींद का ख्याल रखे, बिला वजह जो है ना वो ये ना हो कि पार्टी करता रहे रात को हुँ, और अपनी नींद ख़राब करता रहे, अपनी जो अपनी डाइट है उसका ख्याल रखे, इसके अलावा जो अपने रिश्ते हैं, उसके नाते हैं, उनका ख्याल रखे, उनको अच्छी तरह मैनेज करे। तो ये तो होगी लाइफस्टाइल चेंजेस। बिल्कुल। अगर इनसे भी किसी की एंग्जाइटी मैनेज नहीं हो रही तो फिर वो काउंसलिंग जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है वो रिकमेंडेड है। उसके अंदर जो है CBT। बिल्कुल कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरापी, उसके अलावा काउंसलिंग, बाकी जो थेरापीज़ हैं वो रिकमेंडेड है। उसके बाद अगर फिर भी मैनेज नहीं हो रही तो फिर जो है ना वो मेडिकेशंस की तरफ जाता है। उसके अंदर डिफरेंट मेडिकेशंस हैं, जैसा कि SSRIs हैं, SNRIs हैं, या कुछ शॉर्ट टर्म के लिए बेंजोडाइज़ेपिन्स एंग्ज़ायटिक्स। हैं, एंग्जियोलिटिक्स हैं। तो वो यूज़ की जाती हैं। तो बहुत अच्छा रिस्पांस आता है और हुँ, एंग्जाइटी जो है ना लोगों की बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। इसी तरह अगर एंग्जाइटी जो है, ये तो हमने जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर की बात कर ली, हुँ, ये कि बगैर किसी वजह के हो रही थी। अगर हुँ, किसी ख़ास देखते हैं कि फोबिक डिसऑर्डर एक होती है, हुँ, किसी ख़ास चीज़ को देख के उसको एंग्जाइटी होती है, जैसा कि सांप का हुँ, खौफ, पानी का खौफ, ऊंचाई का खौफ, इस क्लोज़ तरह की। स्पेस का, बिल्कुल, क्लॉस्ट्रोफोबिया जिसे। तंग जगहों का, खुली जगहों का, रश का, हुँ, तो ये फोबिक डिसऑर्डर्स में आ जाएगी, ये उस कैटेगरी में आ जाएगी। सही। फिर इसी तरह अगर किसी को लोगों को देख के खौफ आता है कि वो मुझे जज करेंगे, इस तरह की सोचें अगर आती हैं, उसकी से एंग्जाइटी होती है तो वो सोशल फोबिक में आ जाएगी, हुँ, सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर। तो इसी तरह अगर किसी को वैसे ही दौरे पड़ते हैं एंग्जाइटी के इतने शदीद के वो एक तरह से बेहोश ही हो जाता है, उसको लगता है हुँ, कि वो मरने वाला था अभी, या उसके साथ वाले बहुत घबरा जाते हैं, तो वो हुँ, पैनिक डिसऑर्डर बन जाएगी। सही। और अगर इसी तरह अगर किसी का देखें हम कि कोई पास्ट इवेंट हुआ है हुँ, ट्रामा का बहुत स्वेयर, और वो हो सकता है कि फिज़िकल हुआ हो ट्रामा या इमोशनल हुआ हो हुँ, ट्रामा, उसके बाद PTSD बन जाता है, हुँ, पोस्ट ट्रामेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। सही। तो ये डिफरेंट शक्लें हैं इस एंग्जाइटी की, जो कि हमें देखनी पड़ती हैं फिर, और उसका एंग्ज़ायटी एक बेसिकली ब्रॉड टर्म है जिसकी बिल्कुल। अम्ब्रेला के अंदर काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं और इसको जानना बहुत ज़रूरी होता है एक डॉक्टर के लिए ताकि वो अपने पेशेंट की जो ट्रीटमेंट है उसको सही तरह कर सके, बना सके। अ, उसकी जो CBT होनी है वो किस अंदाज में होनी है, कोई और थेरेपी अगर की ज़रूरत है तो वो किस तरह देनी है। तो वो जिस टाइप की है, जिस वजह से हो रही है एंग्जाइटी, उन टॉपिक्स को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी होता है। बिल्कुल डिटेल हिस्ट्री टेकिंग इसके अंदर बहुत ज़रूरी है। ये ऐसा नहीं है कि हम जिस तरह देखें और किसी को वैसे बस एंग्जाइटी हुँ, की दवाई लिखते हैं तो उससे उसको कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा। बिल्कुल। एक रैपोर बिल्ड करना वो बहुत ज़रूरी है एक हुँ, साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के लिए, अपने पेशेंट के साथ, क्लाइंट के साथ एक रैपोर जो है ना वो बहुत ज़रूरी है, उसके बिल्कुल। बाद ही ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है असल में। यस। इसमें एक बात बस ऐड कर दूं कि CBT का ये मतलब नहीं है कि पेशेंट आया है अपने सवालात के के साथ और हम उनको सॉल्व कर दें।
CBT इज़ के हम पेशेंट को इस काबिल बनाते हैं कि वो अपने सवालात के अपने जो उसके मसाइल हैं वो इतना काबिल हो जाए कि वो ख़ुद उनको सॉल्व करे। बिल्कुल जो ऐसे ही। रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पेशेंट अपनी खुद ले। जो मेडिकेशन अगर ज़रूरत है तो वो खुद ले। ये ना हो कि उनके पीछे लगना पड़ जाए कि आप ये काम करें, आपने टाइम पे सोना है, आपने टाइम पे खाना खाना है। हो सकता है कि पहले फ्यू डेज़ में, पहले फ्यू मंथ्स में ज़रूरत पड़ जाए उनको मोटिवेट करने की, लेकिन एंड प्रोडक्ट, एंड रिज़ल्ट जो हम चाह रहे होते हैं फ्रॉम एनी थेरेपी, वो ये होता है कि पेशेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले। बिल्कुल, हमने पेशेंट को अपने ऊपर डिपेंडेंट नहीं बनाना होता, हमने उसे इंडिपेंडेंट बनाना होता है। बिल्कुल। हमने उसके डिसीजंस नहीं करने, हमने उसको इस काबिल बनाना है कि वो अपने डिसीजंस खुद ले सके। हम मतलब कि आपने डायरेक्टली कुछ भी नहीं कहना कि आप ये कर लें, वो कर लें। आपने ऐसी बातें करनी है जिससे उसके अंदर से खुद से ही ये आए, उसको लगे कि ये मैंने खुद सोचा है। बिल्कुल, ठीक है? मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग। बिल्कुल, तो वो खुद से ही डिसीजन ले, उसे लगे कि ये मेरा ही डिसीजन है, और इससे ये होगा कि उसकी जो उस पे उसको लगेगा कि मैंने खुद डिसीजन लिया तो मैं खुद इस पे अमल भी करूँगा। अगर आप किसी को लगे कि किसी और ने उसके ऊपर अपना डिसीजन थोपा है, तो उसको फिर मोटिवेशन और वो सारी चीज़ें लो हो जाती हैं, और उसको लगता है कि ये किसी ने मेरे ऊपर थोप दिया और मुझे ये काम करना है। अगर आपके अंदर से कोई आवाज़ आती है कि मैंने ये करना है, तो उसके ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स हमें मिलते हैं। और इससे डिपेंडेंसी भी डेवलप हो सकती है बिल्कुल। कि वो फिर बंदा जो है, जो पेशेंट है, वो डॉक्टर पे ही डिपेंडेंट हो जाए कि आप ही मेरे सारे मसाइल का हल करेंगे। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ डिस्कशन थी रिगार्डिंग एंग्जाइटी। हम अपनी डिस्कशन जारी रखेंगे लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। थैंक यू जी। वेलकम बैक टू आवर शो। आप देख रहे हैं यू आस्क्ड फॉर इट, और हमारे संडे स्पेशल में हम डिस्कस कर रहे हैं कुछ टॉपिक्स जिन पे आपने सवाल किए और हम तक पहुंचाए। तो हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं और उन जवाबात के साथ हाजिर हैं ताकि आपकी क्वेरीज़ को रिज़ॉल्व किया जाए। अभी हमने डिस्कस किया कि एंग्जाइटी किस तरह डेवलप करती है, क्या उसकी कॉजेज़ हैं, क्या मैनिफेस्टेशंस हैं, क्या साइन सिम्टम्स हैं, किस तरह डायग्नोज किया जाता है और किस तरह इसको मैनेज किया जाता है। तो इसी से रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक है जो सब टाइप कह सकते हैं एक तरह से अंडर द अम्ब्रेला ऑफ बिगर अम्ब्रेला ऑफ एंग्जाइटी आता है पैनिक डिसऑर्डर और PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ये क्या चीज़ है कि जैसे नाम बता रहा है कि पोस्ट ट्रॉमेटिक, किसी इंसिडेंट के बाद, किसी ट्रॉमा के बाद स्ट्रेस डिसऑर्डर डेवलप हो जाना। तो इसको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। इसी के मुतल्लिक एक क्लिप है फ्रॉम विलिंग वेज कराची क्लिफ्टन। डॉक्टर नाम डॉक्टर इनाम हैं जिन्होंने जो साइकाइट्रिस्ट हैं इन विलिंग वेज क्लिफ्टन, और डिस्कस कर रही हैं विद आर कोलीग्स डॉक्टर समीउल्ला एंड मिस तूबा कि किस तरह PTSD डेवलप होता है, क्या इसकी मिथ्स हैं इसके रिलेटेड, क्या सोसाइटी में कॉमन है इसके बारे में जो गलत बातें हैं, और किस तरह इसको हम मैनेज कर सकते हैं। तो ये क्लिप देखिए आप, हम इसके मुतालिक डिस्कशन करते हैं थोड़ी सी। Dr. Anand, can anyone develop PTSD from emotional trauma alone? Okay, उसको कोई फिजिकल डेंजर ना हो, लेकिन उसको कोई ऐसा सीवियर इमोशनल ट्रॉमा हो जिससे वो इस तरह के थॉट्स में चले जाए and he or she can develop this condition. ठीक है। ओके, सो दिस इज अ कॉमन मिसकंसेप्शन कि अनलेस कोई पेशेंट है या कोई इंडिविजुअल है, ही हैज़ टू बी इन्वॉल्व्ड इन सम काइंड ऑफ फिजिकल लॉस या फिजिकल डेंजर, या ही हैज़ टू एक्सपीरियंस अ सर्टेन काइंड ऑफ फिजिकल ट्रॉमा फॉर हिम टू बी डायग्नोज्ड विद PTSD। इसको आई वुड लाइक टू क्लियर कि अगर कोई इंसान है, कोई इंडिविजुअल है हु इज सफरिंग फ्रॉम, जैसे कि नेग्लेक्ट आ गया, इमोशनल अब्यूज आ गया, लॉस ऑफ लव्ड वन आ गया, जिसमें देयर इज नो फिजिकल डेंजर टू दैट पर्सन, तो हमारा ब्रेन कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेटेड है दैट हम उस चीज को भी परसीव इसी तरह से करते हैं दैट कि उसके अंदर फिर PTSD ट्रिगर हो सकता है विद जस्ट इमोशनल ट्रॉमा अलोन विच इज ऑफ अ सर्टेन सेवेरिटी। फॉर एग्जाम्पल देयर इज परसिस्टेंट निग्लेक्ट, या कोई इमोशनल अब्यूज है, या देयर इज लॉस ऑफ अ लव्ड वन, अ डियर वन। So even these kind of emotional traumas जो हैं that can result in PTSD. It is not necessary कि a person has to have some kind of physical danger या physically उसको कोई loss हुआ हो. So that is not important for a person to be
ultimately involved in some kind of physical danger. Emotional trauma, persistent emotional trauma can also trigger PTSD in a human being. Okay, thank you. And Miss Tuba, would you like to add something on that? आई वुड एक्चुअली जो आपके इमोशनल पेन अगर कोई एक्सपीरियंस करता है तो उसके माइंड में वही केमिकल्स रिलीज होते हैं कि अगर आप किसी फिजिकल इंजरी से सफ़र कर रहे हो, राइट? Yeah. तो कंसिडरिंग दैट तो ज़रूरी नहीं है कि आपके अंदर वो जो ट्रॉमा है वो किसी फिजिकल नौयत का ही हो. इट कैन बी इमोशनल, जैसे कोई लॉस्ट लव्ड वन है, किसी को आपने लूज किया है, यू हैव लॉस्ट हिम, मे बी ही जस्ट वेंट अवे. क्योंकि एक एग्जांपल दूंगी, जैसे लोगों को जिनको सेपरेशन एंजाइटी होती है, राइट? अगर उनका लव्ड वन या तो डेथ या फिर वो कहीं दूर चला गया, लाइक फॉर वर्क पर्पसेस और एनी पर्पसेस, तो दे कैन ऑल्सो एक्सपीरियंस दिस ट्रॉमा. आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट ट्रॉमा, नॉट PTSD राइट नाउ, क्योंकि PTSD के अंदर ट्रॉमा भी है, राइट? तो जैसे हमने शुरू में चाइल्ड अब्यूज़ की बात की थी, चाइल्ड निगलेक्ट की बात की थी, स्पाउस निगलेक्ट, स्पाउसल अब्यूज़ की बात होती है. तो दीज आर ऑल इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल ट्रॉमास जिसकी वजह से यू एक्सपीरियंस योर बॉडी शटिंग डाउन. Okay. राइट? ट्रॉमा रिस्पॉन्सेज भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. देयर इज लाइक यू आर वेरी एंक्शियस, आपकी बॉडी जो है फाइट मोड में है, ठीक है? आपकी बॉडी या तो फ्लाइट मोड में है. फ्लाइट मोड, यू आर जस्ट अवॉइडिंग एवरीथिंग. आप अपनी लाइफ में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अवॉइड कर रहे हैं, यू आर निगलेक्टिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स इन योर लाइफ. जैसे आपकी डे टू डे रूटीन है, उसको आप अवॉइड करें. इफ योर बॉडी इज इन दैट फ्लाइट स्ट्रेस रिस्पॉन्स. फिर आपकी फाइट रिस्पॉन्स है तो आपके अंदर एग्रेशन ज्यादा होगा. फिर आता है फ्रीज रिस्पॉन्स. ट्रॉमा में जो फ्रीज रिस्पॉन्स आता है वो कहीं ना कहीं इट लुक्स लाइक डिप्रेशन, बट इट्स नॉट डिप्रेशन. इट्स जस्ट दैट यू हैव जस्ट शट डाउन इमोशनली, यू आर नम, राइट? सो दीज आर ऑल साइकोलॉजिकल ट्रॉमास और ये PTSD का हिस्सा जरूर होता है. थैंक यू. सो डॉक्टर नाम, मेरा अगला क्वेश्चन आपसे है कि बेस्ड ऑन द सेवेरिटी ऑफ द सिम्टम्स हम PTSD को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं? एंड मोर ओवर, हम जो जनरली अपनी रोजाना की रूटीन में एक स्ट्रेस फेस करते हैं, इट इज नॉर्मल फॉर एवरीवन टू फेस स्ट्रेस एट सम पॉइंट इन देयर लाइव्स. तो हाउ कैन वी डिफरेंशिएट दैट स्ट्रेस फ्रॉम सम PTSD, like for someone who is going to take an exam or an interview? How can we differentiate that anxiety from that PTSD? और how हम इस बात को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं कि बेस्ड ऑन द सेवेरिटी हम उनको किस तरह क्लासिफाई करेंगे? Okay. I will tackle your questions one by one. सबसे पहले ये कि PTSD को, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर को, हम एक रेगुलर स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन से कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ डिफरेंस ऑफ सिम्टम्स, ठीक है? एज आई मेंशन कि PTSD में हाइपर विजिलेंस होगा, स्टार्टल रिस्पॉन्स जो है वो आपका इंक्रीज हो जाएगा, अवॉइडेंट बिहेवियर होगा, नाइटमेयर्स होंगे, इरिटेबिलिटी आ जाएगा, डिस्टर्ब स्लीप होगा. अब व्हेन यू लुक एट डिप्रेशन एंड एंजाइटी, बोथ ऑफ देम आर मूड डिसऑर्डर्स. डिप्रेशन में देयर इज लो मूड, डिक्रीज स्लीप, एनहेडोनिया आ गया, उसमें भी फिर फर्दर वी क्लासिफाई एज टू माइल्ड, मॉडरेट एंड सिवियर. एंड लाइकवाइज एंजाइटी इज ऑल्सो अ मूड डिसऑर्डर. इसमें फिर आपके पास कोल्ड स्वेट्स आ गए, मूड आपका एंशियस है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिम्टम्स आ रहे हैं, पैल्पिटेशंस हो रहे हैं, लाइक you become anxious when you have anxiety disorder. अब how do we differentiate these? There is a difference in the symptoms, but in PTSD there is a significant event involved. यानी कोई trauma है, कोई significant ऐसा बड़ा हादसा है, there is trauma involved, जिससे एक इंसान गुजरा है, for 4 weeks or more उसके symptoms last कर रहे हैं, and there is a significant impairment in their daily life. For us to classify PTSD into mild, moderate and severe, then we have some scales जो हम apply करते हैं on a patient. Those have a variety of questions and उसकी scoring के लिहाज से we decide whether the person has mild PTSD, moderate or severe. जो questionnaires हम अपनी regular setting में apply करते हैं,
that is the PTSD checklist. We have an impact of event scale आता है. फिर बच्चों के लिए there is a separate scale which we call child PTSD scale. There is a Harvard questionnaire. There is a Davidson trauma scale. So these are some of the scales that we apply on the patient to signify whether the patient's PTSD is lying on mild, moderate, or severe. So, based on your explanation, can we say that PTSD will contain all the symptoms of anxiety? All तो नहीं, मगर ये है कि एंजाइटी के कुछ सिम्टम्स उनमें भी पाए जाते हैं. फॉर एग्जांपल जो स्टार्टर रिस्पॉन्स है वो बहुत इंक्रीज हो जाता है, हाइपर विजिलेंस आ जाती है, कोल्ड स्वेट्स उनमें भी देखे जा सकते हैं. दे कैन, हाँ, कोमॉर्बिडिटी आ सकती है, दैट PTSD कैन को एग्जिस्ट विद डिप्रेशन, विद एंजाइटी, एंड इन सम पीपल PTSD कैन ऑल्सो बिकम अ ट्रिगर फॉर सब्सटेंस अब्यूज एज वेल. कि उस चीज को अवॉइड करने के लिए, उन सिम्टम्स से बचने के लिए या उसको सप्रेस करने के लिए दे कैन स्टार्ट टू मिस यूज सब्सटेंस एज वेल. ओके, सो मिस तुबा, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि साइकोलॉजिकली व्हेन यू आर टेकिंग सेशंस विद द पेशेंट, तो हाउ डू यू डिफरेंशिएट बिटवीन एंजाइटी एंड PTSD? Anxiety में usually what happens is कि there is no, जैसे उन्होंने कहा कि कोई एक significant event के बारे में बात नहीं हो रही होती. ठीक है. ठीक है. एंजाइटी के उसमें इट्स जस्ट जनरली ओवर एवरीथिंग, जो एक जर्नल एंजाइटी हम कहते हैं, राइट? कि अगर किसी को एंक्शियस हो रहा है वो रिगार्डिंग द ट्रीटमेंट, एंक्शियस हो रहा है रिगार्डिंग हिज वर्क, राइट? तो वो एंजाइटी है, वो रिफ्लेक्ट होगी इन एवरी पार्ट ऑफ हिज जो भी एस्पेक्ट्स हैं उसकी लाइफ के. बट फॉर PTSD देयर इज अ सिग्निफिकेंट इवेंट इन्वॉल्व, और वही डिस्कशन हम उसके अराउंड ही घूम रही होती है, बिकॉज दैट इज समथिंग दैट इज इम्पेयरिंग हिम फ्रॉम, लाइक उसके इम्पेयरमेंट का की वजह ही वही इवेंट है ना जी. तो दैट्स वाई PTSD में वो एक स्पेसिफिक इवेंट और रिलेटेड टू एवरी कॉग्निटिव डिस्टोर्शंस जो रिलेटेड होती हैं उस इवेंट के साथ वो डिस्कस हो रही होती हैं कि आप कैसे उसको न्यू वे में देख सकते हो, कैसे उससे आप रिलीज ले सकते हो. जैसे देयर आर लॉट ऑफ थेरेप्यूटिक इंटरवेंशंस दैट आर डन विद PTSD पेशेंट्स, जिनसे वो अपना ट्रॉमा जो है रीलिव कर सकते हैं, रिलीज कर सकते हैं बेसिकली. जी, अभी हमने डिस्कस किया कि किस तरह PTSD डेवलप होता है और PTSD और वर्सेस एंजाइटी क्या डिफरेंस है, पैनिक डिसऑर्डर्स में क्या डिफरेंस है. ये तीन जो मेजर डिसऑर्डर्स हैं इनको हम डिस्कस कर चुके हैं, एंजाइटी को ज़्यादातर. तो अब हम डिस्कस करेंगे कि PTSD कैसे डेवलप करता है, इसके पीछे क्या रीजनिंग, क्या कॉजेटिव फैक्टर्स आ सकते हैं और इसमें डिफरेंस क्या आ जाता है मैनेजमेंट में. तो डॉक्टर शाहसवार, आपसे ही क्वेश्चन कि ये PTSD मेजर कॉजेज़ क्या हैं, और एक बात जो डॉक्टर अनाम डिस्कस कर रही थी कि इट इज़ नॉट ओनली द फिज़िकल ट्रॉमा दैट कैन डेवलप PTSD, इट कैन ऑल्सो बी इमोशनल टर्मोइल, इमोशनल क्रॉनिक अपसेट, जिसकी वजह से PTSD डेवलप हो सकती है. जी डॉक्टर अहमद, PTSD को समझने के लिए मैं एक रियल लाइफ से एग्जांपल दूंगा. 2010 में सैलाब आया, तो एक 50 साल का बंदा है और उसका 25 साल का बेटा है. बिल्कुल. तो एक गांव में रह रहे हैं और वहाँ पे वो टीले के ऊपर चढ़ गया कुछ अपना सामान ज़रूरी लेके. इसी दौरान जो है ना वो उनको कोई एक बकरी जो है वो पानी के अंदर बह जाती है और बेटा उसको बचाने के लिए, पकड़ने के लिए जाता है, लेकिन वो डूब जाता है. वहाँ पे बाप देख रहा है उसको, और फिर उसके बाद बाप में कुछ अरसे में ही अलामात शुरू हो जाती हैं जिसके अंदर उसको वही बार बार ख़यालात आते हैं, अपने बेटे को डूबता हुआ देखता है, वो उसको वही सोचें आती हैं. उनको बचने की कोशिश करता है, सोचों को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं रोक पाता. ठीक है, उसको रात को डरावने ख्वाब आते हैं, वो वहाँ पे जा नहीं सकता उस जगह पे या किसी टीले पे, या पानी से उसको खौफ आने लग जाता है. ठीक है, इस तरह की कंडीशन उसकी हो जाती है. वो अपने आप को ब्लेम करने लग जाता है कि मेरी गलती थी, या ये दुनिया है ही नहीं इस काबिल कि इसके अंदर रहा जाए. इस तरह की सोचें उसकी आने लग जाती हैं, उसकी नींद ख़राब हो जाती है. तो और वो थोड़ी सी भी कोई चीज़ होती है, वाक़या होता है, उसको ज़्यादा नेगेटिवली ले जाता है, वो ज़्यादा हाइपर विजिलेंट हो जाता है. तो ये सारी अलामात जो हैं ये इंडिकेट कर रही हैं कि उसको PTSD हो गया है.
तो ये तो हमने एक देखा है कि एक नेचुरल वाक़या जो हुआ है, तो उसके बाद जो ये उसके अंदर अलामात आ रही हैं, तो उसको हम कह रहे हैं PTSD। सही। ये अलामात जो हैं वो 1 महीने तक रहनी चाहिए और फिर हम इसको डायग्नोस करते हैं PTSD। ठीक। तो इसके बाद अगर डिफरेंट वजह हो सकती है, ये तो एक नेचुरल वाक़या हो गया। इसी तरह अगर ज़लज़ला आ गया, उसके अंदर किसी का कोई लव्ड वन का लॉस हो गया है, कोई चला गया है, तो उसको PTSD हो सकता है। इसी तरह कोई वार होगी, जंग होगी, जैसे अभी इंडिया पाकिस्तान की जंग हो रही थी और काफ़ी लोगों के नुकसान हुए भी हैं उसके अंदर। तो अभी बहुत सारे पेशेंट्स भी ऐसे रिपोर्ट हो रहे हैं OPDs में, जहाँ पे वो बताते हैं कि उन वार के बाद उनके कोई इस तरह लॉस हो गया और वो अभी सिम्टम्स के साथ आ रहे हैं। इसी तरह अगर किसी का कोई सेक्सुअल अब्यूज़ या जिस तरह हमने वो देखा था, एक बहुत ही दर्दनाक वाक़या हुआ था कुछ साल पहले, जो मोटरवे के ऊपर एक किसी खातून का रेप हो गया था, ठीक है। तो इस तरह के वाक़यात, फ़िज़िकल वायलेंस, डोमेस्टिक अब्यूज़, इस तरह की जो या बचपन में कोई इस तरह का बुरा वाक़या हो जाए, अब्यूज़ हुई ट्रामेटिक हो जाए, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो PTSD का काज़ बनती हैं। अब ट्रॉमा हो सकता है कि आपके साथ खुद हुआ हो, तो आप PTSD का ये शिकार बन जाएं, या आपने होते हुए किसी और के साथ देखा हो, उससे भी विटनेस किया हो। PTSD विटनेस किया हो, उससे भी PTSD हो सकता है। बिल्कुल। या आपके बाद में नॉलेज में लाया जाए कि आपके किसी जानने वाले के साथ, किसी लव्ड वन के साथ ये हो गया है, तो उससे भी PTSD हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आपके साथ ही हो तो ही PTSD होगा। और इसके अंदर जो आपने कहा है, जैसे कि सिर्फ ये नहीं है कि कोई फिज़िकल ट्रामा हो तो ही PTSD हो, कोई साइकोलॉजिकल ट्रामा से भी PTSD हो सकता है। अच्छा, इसमें ये समझ नहीं आती कि मतलब कि अगर कोई इंसिडेंट इस तरह का हो रहा है तो कुछ उसका नॉर्मल रिस्पॉन्स भी होता है बॉडी का, जिसके अंदर भी वो एक एंजाइटी की तरफ चले जाते हैं। तो एक नॉर्मल रिस्पॉन्स वर्सेस डिसऑर्डर में ये क्या फ़र्क हो सकता है? अगर तो किसी की बॉडी मतलब उस ट्रॉमा को सह लेती है, बर्दाश्त कर लेती है और उसको ये सारी सिम्टम्स डेवलप नहीं होती, तो फिर तो हम उससे कहेंगे कि PTSD नहीं हुआ। लेकिन अगर क्राइटेरिया फुलफ़िल होता है, क्राइटेरिया जो है वो काफ़ी रिसर्च के बाद बनता है, सही। सालों की रिसर्च होती है। उसमें वो देखते हैं कि ऐसे जो वाक़यात हुए हैं उनके अंदर क्या अलामात आई हैं, कितना अरसा रही हैं, जो ठीक हो गए हैं वो कितनी देर में ठीक हो गए हैं। तो ये सारा जब क्राइटेरिया इसमें PTSD में जो DSM है, अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन की गाइडलाइंस, उसके अंदर उन्होंने 1 महीने का क्राइटेरिया दिया। अगर 1 महीना ये अलामात सही। रहती हैं तो फिर हम उसको PTSD लेबल कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो क्राइटेरिया को मैच अगर कर रहा है तो हम उसको PTSD ही कहेंगे। बिल्कुल। अब इसकी मैनेजमेंट की अगर बात की जाए तो इसके अंदर मैनेजमेंट के अंदर एक पहली लाइन जो है वो थेरापी है, साइकोथेरापी। तो उसके अंदर एक CBT, जैसे हमने पहले लिखा कि एंग्जाइटी के लिए, उसकी मॉडिफाइड फॉर्म है ट्रामा फोकस CBT, सही। तो वो यूज़ की जाती है। इसके अलावा EMDR है, आई मूवमेंट डिसेंसिटाइजेशन एंड रीप्रोसेसिंग। इसी तरह कुछ और भी साइकोथेरापीज़ हैं जो कि इसके अंदर यूज़ की जाती हैं। बेसिकली पेशेंट्स को साइको एजुकेट किया जाता है इस जिस तरह डिसऑर्डर के बारे में। डिसऑर्डर के बारे में, जैसे मैंने वो बताया आपको थेरापी का, ट्रामा फोकस CBT का। तो उसके अंदर पेशेंट को पहले साइको एजुकेट किया जाता है कि PTSD होती क्या है, ठीक है। फिर उसको रिलैक्सेशन स्किल्स सिखाई जाती हैं, उसको अपने इमोशंस को आइडेंटिफाई करना सिखाया जाता है, कोपिंग स्किल्स सिखाई जाती हैं, उसको बताया जाता है कि आपकी सोचों का आपके इमोशन से क्या ताल्लुक है, आपके बिहेवियर से क्या ताल्लुक है, किस तरह ये आपस में इंटरलिंक्ड हैं और किस तरह इनको बेहतर बनाना, उसकी नेगेटिव थाट्स हैं उनको हेल्दी थाट से तब्दील किया जाता है। तो ये सारे काम करता है एक थेरापिस्ट अपने पेशेंट के साथ, अपने क्लाइंट के साथ। और ऐसा सो उसकी और इसके अंदर फैमिली का इन्वॉल्वमेंट भी अक्सर होती है और उनकी ज़रूरी होती है फैमिली की इन्वॉल्वमेंट, और सारे एक तरह से इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं और पेशेंट की बेहतरी के लिए काम करते हैं। सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। बिल्कुल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। अगर इन चीज़ों से वो बेहतर नहीं हो रहा, कि साथ में हम जो है ना वो मेडिकेशन भी स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर SSRIs हैं, कुछ SNRIs हैं। कुछ बहुत सीवियर केसेस हों तो अगर हम उनमें मूड स्टेबलाइजर ऐड कर देते हैं या एंटीसाइकोटिक्स भी ऐड कर सकते हैं। सही। वो डिपेंड करता है कंडीशन टू कंडीशन और कौन सा देना है, क्या कितनी डोज में देना है। इसमें वैसे मैंने पढ़ा है कि जो बेंजोडाइज़ेपीन्स हैं वो हम ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते, अगर इस्तेमाल भी कर रहे हैं तो लोअर साइड पर करते हैं और शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए करते हैं, क्योंकि इस तरह के पेशेंट्स के अंदर जो ऑलरेडी एक स्ट्रेसफुल कंडीशन से निपट रहे हैं तो उनमें एडिक्शन की पोटेंशियल काफ़ी इंक्रीज़ हो जाती है। कि बिल्कुल जब उनको वो रिलीफ मिलता है, उनकी सिम्टम्स का सारा रिलीफ उनको एक मेडिकेशन से मिल जाता है, उनकी हार्ट बीट इंक्रीज़ हो रही है, उनको नाइटमेयर्स आ रहे हैं, उनकी नींद ख़राब हो रही है, तो उनकी डिपेंडेंस होना शुरू हो जाती है उसके ऊपर।
तो जिस तरह बेंजोडाइज़ेपिन्स का हमें आइडिया भी है कि उनकी टॉलरेंस डिपेंडेंस तो हो गई एक बात, दूसरी हो जाती है कि टॉलरेंस आना शुरू हो जाती है कि आहिस्ता आहिस्ता उसकी वो डोजेज, जिस डोजेज पे उसको स्टार्ट किया गया था, उस डोजेज पे उसको आराम नहीं आना शुरू होता, आराम नहीं रहता पेशेंट को। तो पेशेंट समझता है कि अब इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है, तो वो सेल्फ मेडिकेशन की तरफ जाना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए साइकाइट्रिस्ट अवॉइड करते हैं कि बेंजोडाइज़ेपिन्स को अवॉइड ही किया जाए, और जो लॉन्ग टर्म मेडिकेशंस है जैसे आपने बताया SSRIs, SNRIs, तो इनकी तरफ जाया जाएगा। मूड स्टेबलाइज़र की ज़रूरत पड़ रही है, एंटीसाइकोटिक की ज़रूरत पड़ रही है, तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल, इसके जो बेसिक हमें जो देखना है वो ये है कि जो पीछे वजह बन रही है, जो ट्रॉमा है, जो ट्रिगर है, उस चीज़ को प्रोसेस करना है। अगर वो अनप्रोसेस्ड रहेगा, पेशेंट प्रोसेस नहीं कर सकेगा, तो सारी अलामत आती रहेंगी और वो आर्जी तौर पे सिम्टम्स को ट्रीटमेंट के लिए जो है ना वो कोई बेंजो ले लेगा या कोई और सब्सटेंस यूज़ में शराब ले लेगा या कोई और हेरोइन ले लेगा या कोई और चरस ले लेगा, इस तरह की कोई भी सब्सटेंस यूज़ कर लेगा और आर्जी तौर पे उसकी सिम्टम्स जो है ना ठीक हो जाएंगी। ये ऐसे ही है जैसा कि अगर किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, पेन हो रही है बहुत ज़्यादा और हम उसको सिर्फ पेन किलर देते हैं और ये ना देखें कि उसके दिल के अंदर जो खून बंद हुआ हुआ है, खून की सप्लाई बंद हुई है, उसको ठीक वो भी करें, ठीक करना है। तो वो भी ज़रूरी है। अगर सिर्फ हम अलामती तौर पे इलाज करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है और वो जो डैमेज हुआ हुआ है वो वैसे का वैसे ही रहेगा। बिल्कुल तो ये हमें देखने की ज़रूरत है इसमें। सही। तो यह बात थी रिगार्डिंग PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। और ज़रा सा हम टच कर लें कि पैनिक डिसऑर्डर। पहले हमने जैसे डिस्कस किया कि अगर किसी स्पेसिफिक चीज़ के साथ एसोसिएटेड है, तो उसके अंदर पैनिक डिसऑर्डर डेवलप हो सकता है। उसकी कुछ अलामात PTSD से रिलेटेड हैं कि इंटेंस फियर आ जाना और सिम्टम्स का लास्ट करना फॉर मोर देन 1 मंथ, तो उसको हम पैनिक डिसऑर्डर का नाम देते हैं, लेबल करते हैं। और उसमें भी ट्रीटमेंट काफ़ी रिलेटेड है PTSD से, कि उसमें भी जो CBT होगी वो फोकस्ड होगी रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर ट्रॉमा, पर्टिकुलर सब कह लें स्ट्रेसर, कि जिसकी वजह से वो पैनिक डिसऑर्डर डेवलप हो रहा है। तो ये कुछ जनरलाइज डिस्कशन थी अराउंड द टॉपिक ऑफ एंजाइटी, कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें डेवलप हो सकती हैं एक पेशेंट के अंदर, क्या सिम्टम्स डेवलप हो सकते हैं, और आखिर में कि उसको मैनेज करने के लिए हमें क्या करने की ज़रूरत है। अच्छा, इसमें मैं कुछ थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा कि लोग कहते हैं कि जो टाइम है ना, वक्त जो है ना वो आपके ज़ख्मों को मुंदमिल कर देता है, बहुत मतलब टाइम हील्स ऑल वुंड्स। जी जी। लेकिन जो हमें ये देखना है कि जो ट्रामा है ना वो इस वक्त के साथ इस तरह ठीक नहीं होता। अगर किसी को डिसऑर्डर हो गया है तो वो इस तरह खुद ब खुद ठीक नहीं होगा, उसके लिए आपको हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। और इसमें हमें बिल्कुल भी शर्म नहीं महसूस करनी चाहिए कि मुझे ये डिसऑर्डर हो गई। ये ऐसी है जैसे बाकी सारे जिस्मानी बीमारियां हैं। जैसे अगर आपको ज़ख़म हुआ है तो आप ये शर्म महसूस नहीं करते कि आप उसको जाके मरहम पट्टी करवा लेते हैं। बिल्कुल। तो ये आपके दिमाग के ऊपर चोट लगी है, उसका जो इलाज है वो दर्द आपको महसूस हो रहा है, नज़र नहीं आ रहा, ठीक है? आपको महसूस हो रहा है, बाकियों को तो महसूस भी नहीं हो रहा और वो समझ रहे हैं कि शायद आप ड्रामे कर रहे हैं या इस तरह की नेगेटिव चीज़ें आपके बारे में कह रहे हैं। तो आपने वो बाकियों के लिए भी इसमें पैगाम है कि आप ये किसी के साथ भी हो सकता है, कोई भी इसकी जद में आ सकता है। तो हमें सपोर्ट प्रोवाइड करनी है इस तरह के लोगों को और उनकी हेल्प करनी है और उन्हें जो है ना ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है जिससे वो भी बेहतर हो सकें, और ताकि अगर हमारे साथ भी आइंदा कभी ऐसा हो तो हमारे लिए भी कोई सपोर्ट मौजूद हो और अवेयरनेस हो सबके अंदर। बिल्कुल। इसी अवेयरनेस के लिए हम रोज़ाना हाज़िर होते हैं आपकी खिदमत में विद आवर प्रोग्राम यू आस्क्ड फॉर इट। आप हमारे साथ रहते हैं, हमारे व्यूअर्स हमें कमेंट्स के ज़रिए हमारे साथ रहते हैं, हमारे साथ कम्युनिकेट करते हैं, अपनी क्वेरीज़ हम तक पहुंचाते हैं, अपने क्वेश्चंस हम तक पहुंचाते हैं। तो इसी तरह हम जारी रखेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही। कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी और डिस्कशन हम जारी रखेंगे अपनी। अभी के लिए शब खैर, टेक केयर।